होती है। अब यहाँ देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी आपको पता लग गया कि हमारे देश के अंदर जो एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड ऑफिस है, ठीक है, वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते। और इसी तरह से मान लो कोई दूसरी कंट्री है, मान लो बताया था ना, मान लो रशिया है, रशिया के अंदर आपकी इंडियन एम्बेसी है और हमारी इंडिया के मिलिटेंट्स है वहाँ पे। क्या है मिलिटेंट्स? मिलिटेंट्स मतलब हमारी ट्रेनिंग के लिए हमारे जो यहाँ पर मिलिट्री पर्सन्स हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो वो जिस एरिया में रह रहे हैं ना, वो सारा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की, ठीक है। इसी तरह से ये जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और WHO के ऑफिस है ये हमारी कंट्री में, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये नहीं आते। ये बात को ध्यान रखना है। और अब डोमेस्टिक इनकम जब भी हम लोग नोटिस करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम हमारी इंडिया का डोमेस्टिक इनकम है कि नहीं है, तो हमें केवल ये देखनी है कि कमाई कहाँ हो रही है। क्या हो रहा है? कमाई कहाँ हो रही है। जहां कमाई हो रही है, जहां कमाई हो रही है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी बनेगा, बस डोमेस्टिक इनकम बनेगा। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर एग्जांपल, अब ये जो लड़का है ये रशिया में जाके कमा रहा है ना, तो ये कौन है? नहीं कोई मिलिटेंट तो है नहीं, कोई एम्बेसी का पार्ट तो है नहीं, तो ये चाहे इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, लेकिन रशिया में कमा रहा है तो ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, तो रशिया की डोमेस्टिक इनकम बनेगा, ठीक है। लेकिन कोई इंडियन मिलिटेंट वहां रहता है, इंडियन मिलिटेंट्स जो है कहाँ पर? रशिया में रह रहा है, या इंडियन एम्बेसी में कोई काम कर रहा है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल मोक्ष वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी और ये अर्निंग कर रहा है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ? सर इंडिया का। क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है ये बात? ये बात को ध्यान रखना है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आपको किसी भी क्वेश्चन को पकड़ने में मदद कर सकता है। ये एक आप ये ट्रिक लगा लो या हिंट लगा लो, जिसने ये पकड़ लिया ना कि वो किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो प्लेस कहाँ है, वो प्लेस इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्या हो गया? अरे मैंने ऐसे तो करते, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आ जाओ पढ़ लेते हैं। आप लोगों को कसम है मम्मी की, आप लोग आंसर नहीं पढ़ोगे, मैंने इसलिए दे दिया कि आपको ये भी बताया जा सके कि आंसर लिखा कैसे जाता। थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ। क्या क्या है, मम्मी के तब भी गा लिया, तब भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो है बिना आंसर देके काम कर सके। एक मिनट बेटा, एक मिनट सवाल। अच्छा एक मिनट बेटा, अब देखो तब देखो, सॉल्यूशन पर बात नहीं करोगे। ये देखो गलतियां निकालते रहोगे बेटा, वो अपने आप चल रहा हो। अरे मैं तो बटन दबा रहा हूं, चलता अपने आप ही रहे हो। नहीं थोड़ा सा आगे थे तुम कैसे? अब ठीक है, नाउ इट इज फाइन। अब देखो सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड। मैं एक पॉइंट बताऊंगा पहला, उसके बाद सभी आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अब बड़े ध्यान से देख, पेपर में तो नहीं करा था ये, सही गलत किया था तो वही ना, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कंसेप्ट वहां गलत कर रहे हो। बड़े ध्यान से देखना कमाई कहाँ हो रही है, सर सिंगापुर में। अब एक चीज नोटिस करना, मैं आपको सिंगापुर बना के दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है, ये देखो ये रहा सिंगापुर। अब ये सिंगापुर में क्या किसी एम्बेसी में काम कर रहा है? बोला इसने? कोई मिलिटेंट है? कोई इंटरनेशनल ऑफिस खोला हुआ? नहीं सर, ये कहीं ना कहीं सेंटर में काम कर रहा होगा। यहाँ पर बात समझ में आई? ये कहीं ना कहीं सेंटर में काम कर रहा होगा, ये सिंगापुर है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये सेंटर है, ये किसका प्लेस है, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? सर सिंगापुर की। तो इट इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, है ना। तो ये बोलेगा क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? सर नहीं। अब देखो पेपर में आंसर कितना सा लिखना होता है और आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आप परेशान होते हो। चलो ये बाद में हम लोग आंसर लिखना कैसे फिर भी बताता हूँ।
नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम ऑफ इंडिया। यहाँ देख लो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम बोले या डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इनकम तो हमेशा फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कमाई वाली, फ्री फंड की इनकम की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इनकम इज अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? तो ये किसका पार्ट बना, ये भी आपको बताना है। सर वो कमा के कहाँ लाएगा? अपने घर लेकर के आएगा, और रेजिडेंट जब कमा के अपने घर लेकर के आता है तो वो क्या कहलाता है? बताओ, अगर एक रेजिडेंट है इंडिया का और वो बाहर कमाई कर रहा है या रेंट रिसीव कर रहा है और वो अपने घर लेकर के आ रहा है, तो किसका पार्ट बनता है? बड़ी शर्म की बात है, वो बनता है फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगले दिन इतनी बड़ा बड़ा यहाँ पर भी समझाया आपको, बट मुझे लगता है कि वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इट इज अ फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज पार्ट ऑफ फीफा। ये तो पता होगा, फीफा में कमाते क्या है? फैक्ट्री इनकम। फैक्ट्री इनकम कौन सी होती है? रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल पे जो कमाई जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। वो जो कमा के ला रहा है कहाँ से? बाहर से कमाई हो रही है, वो फीफा का पार्ट है। तो ये बाहर ही तो कमा रहा है। आप समझो ना, जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो आप फॉर्मूले में खो जाते हो, आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान ही नहीं देते हो। दूसरा, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो, आप बताओ अक्सर। वहां की डोमेस्टिक इनकम होगी। सर ये भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। So this income is not earned within the domestic territory of India. It is a factor income from abroad. फिर से क्या हो जाएगी ये? फीफा। क्या हो जाएगी? फीफा। आई बोलोगे सर ये तो इंडिया में ही है। तो इंडिया में है तो क्या हुआ? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा, वो किसकी टेरिटरी है? सर वो तो रशिया की टेरिटरी है। तो रशिया की टेरिटरी चाहे वो रशिया में हो चाहे वो इंडिया में हो, लेकिन है तो रशिया की टेरिटरी। वहां पर जो भी हमारा इंडियन रेजिडेंट कमाएगा वो सारी की सारी फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनेगी। कौन सी फैक्ट्री इनकम? मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल पर जो पैसा कमाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा जो कमाएगा वो सारी फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखो, नेक्स्ट आता है मुख्य। आप बताएंगे बच्चे, मुख्य बताएंगे बच्चे कि प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। क्यों? मैंने क्या बोला? प्लेस कंसेप्ट। कहाँ पर कमाई हो रही है? इंडिया में कमाई हो रही है ना। क्या इंडिया में किसी एम्बेसी में हो रही है या किसी कॉन्सुलेट्स में हो रही है? सर बीच में होगी ना। बैंक कहाँ हुआ? बैंक तो पीछे वाली रोड पर है। अभी चैप्टर अभी 5 मिनट पहले भी हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी प्लेस अ कंसेप्ट है। कमाई कहाँ हो रही है हमें वो देखना है। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? आप बताओ, जहाँ जो ये कमाई हो रही है किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? बताओ। इंडिया। तो सर इसका आंसर होगा यस। बस सिंपल, इसका आंसर है यस। Yes, it will be included in a domestic factory income of India because the foreign company or the foreign bank is located within the domestic territory of India. ठीक है? अब इसको कोई फीफा मत लिख करके आ जाना, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कब होती? जब आंसर नो होता आपका। क्या? जब वो पूछे डोमेस्टिक इनकम है कि नहीं है, जब आंसर नो होगा ना तो वो फीफा का पार्ट बनेगा। अब सारे आंसर मत पढ़, यहाँ पर देख, यहाँ देख ले सारे। अच्छा ठीक है। सैलरीज पेड टू कोरियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है? कमाई कहाँ हो रही है बता, मोक्ष तू बता, कमाई कहाँ हो रही है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है जहाँ पर कमाई हो रही है? बस ये ध्यान रखना। लेकिन बेटा इंडियन एम्बेसी है ना, इंडियन एम्बेसी वो इंडिया का पार्ट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है? आई बात समझ में? भी कंसेप्ट आया? आपको भी आया भाई साहब? पीछे वाले लाल टी शर्ट। तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको डायरेक्टली आंसर है। अब ये जो आंसर देगा उसको एक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग। हमें यहाँ तक ध्यान नहीं देना कंपनसेशन मिल रहा है किसको मिल रहा है, या तो बेकार है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शुरू होता है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अब यार इंडिया, हमने सिर्फ इसको पकड़ लेना है इंडियन एम्बेसी को।
अभी इंडियन एम्बेसी जहाँ मर्जी हो, जापान में हो, रशिया में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं मर्जी हो। सर इसका आंसर होगा यस। यस, आ रही है बात समझ में? अब प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, सर यहां तक तो बेकार था, यहां तक तो क्वेश्चन ही बेकार था। ऑफ इंडिया, एसबीआई जो इंडिया का था, अब वो कमा कर रहे हैं, वो तो देख लें, जापान में कमा रहे हैं, तो क्या हुआ? नो। नो। और ये किसका पार्ट बनेगा सर? ये फीफा का पार्ट बनेगा। जब भी डोमेस्टिक टेरिटरी के आंसर में नो आएगा, अगर वो फैक्ट्री इनकम है तो हमेशा ध्यान रखना वो फीफा का पार्ट बनेगा। क्लियर है ये बात? सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमें पहले ये देखना होगा कि वो फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। अगर तो वो ट्रांसफर इनकम है तो पहले ही क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाता है, पहले ही इनकम का कंसेप्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि सर ट्रांसफर इनकम चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो बाहर से हमें कोई गिफ्ट भेज रहा हो, चाहे हमारे इंडिया में हमें कोई गिफ्ट दे रहा हो, दोनों ही इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम। हम सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन GNP? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ये प्लीज इसको आंसर्स को मत देखना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा अब ध्यान सुनना, अब आंसर मत देखना, कसम तो मैंने पहले चढ़ाई हुई है, लेकिन याद देखो GNP, यहां पर सुनना मेरी बात। सर ये तो बताया ही नहीं है, हमें तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम बताया है, नेशनल इनकम बताया है। हमेशा ध्यान रखना, इस पर ध्यान रखना, नेशनल था कि डोमेस्टिक था। अगर वो GDP पूछेगा तो क्या बताना है आपको? डोमेस्टिक इनकम। अगर वो GNP नेशनल पूछेगा तो आपको क्या बताना है? ये बात याद रहेगी। एक बार क्या हुआ था, मैं एक 6th के बच्चे को पढ़ाता था आज से 15 साल पहले, और वो टॉपर था और उसके ना 99 मार्क्स आए थे मैथ्स में। एक नंबर कहाँ कटा थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने उसको ना पढ़ाया, तो मैं उसको फ्रैक्शन पढ़ाया उन्हें, तो जैसे उसको पढ़ाया 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, मैंने उसको पढ़ाया और मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता गया इस तरह से, या कोई भी क्वेश्चन हमने उसको दिया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था और पूरे पूरे नंबर लाता था टेस्ट में। लेकिन पेपर में क्या हुआ, पेपर में स्टेटमेंट ऐसी लिख के आ गई, ये डंडा देख रहे हो, ऐसे चला गया, क्वेश्चन छोड़ के आ गया, कहता सर ये तो कराया नहीं आपने। तो मैं उस 99 वाले बच्चे से भी उम्मीद ये कर सकता था कि वो इस वाले, ऐसा होता है, ये जो अगर डंडा ऐसे लग जाए और ऐसे लग जाए ना, तो हमारी क्लास में एक हमारा प्यारा बच्चा मोक्ष मेहता भी कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि सर डंडे में अब करना क्या है। कोई बात नहीं, अभी वो है नहीं तो बात करते। तो आज देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वो बच्चा 99 नंबर लाया था और लेकिन डंडे को नहीं पहचान पाया, इसलिए एक नंबर कट गया। तो मैं किसी बच्चे से भी उम्मीद नहीं करता, चाहे वो होशियार हो चाहे वो नालायक हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, हो सकता है कि वो स्ट्रांग ना हो, वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा पूछने में संकोच ना करें, बिल्कुल भी कान में आगे ना पूछे, सबके सामने पूछना, तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने जो पूछा बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, डोंट रिएक्ट लाइक दिस। आपको पता है आपने क्या पूछा था, बताइए इतना क्या पूछा, लेकिन जो पूछा था वैलिड था यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, जब GNP बोलेगा तो नेशनल इनकम, GDP बोलेगा डोमेस्टिक इनकम, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो मैं आपको नेशनल का भी कंसेप्ट बता देता हूँ। नानक आप सब मेरी बात सुनो जिन्होंने नहीं करा, नेशनल का भी सिर्फ एक रामबाण है, सिर्फ एक। इस बार सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कमा कौन रहा है, कौन है ये, तू कौन है, तेरा नाम क्या, तू कौन है। तो सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो तू नर हो सकता है या तो तू नारी हो सकती है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। या तो तू इंडियन रेजिडेंट होगा, व्यक्ति कौन होगा, इंडियन रेजिडेंट होगा, या तो फिर क्या होगा, नॉन इंडियन रेजिडेंट। सर इसी को NRI बोल लेते हैं हम, वैसे ये नहीं होता NRI, इंडियन रेजिडेंट और नॉन इंडियन रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल अब विराट कोहली है और वो कमा रहा है वहां जाकर के, तो विराट कोहली कौन है सर, यहाँ तो अभी मेंशन ही नहीं करा कि वो इंडियन है कि नॉन इंडियन है, बोलो ना।
अब बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब मैं यहाँ पर सिर्फ किसी पर्सन की बात नहीं करूंगा, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल SBI, आप मुझे बताओगे ये इंडियन रेजिडेंट है या नॉन इंडियन रेजिडेंट है? इंस्टीट्यूशन है ना सर, ये इंडियन रेजिडेंट है कि नहीं है? स्पेसिफाई नहीं करेगा कई बार, वो बोल देगा SBI, सर SBI तो इंडियन ओरिजिन है कि नहीं है? अब वो बोल देगा विराट कोहली, तो विराट कोहली कौन है बताओ? इंडियन रेजिडेंट है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये कौन है जो कमा रहा है? ये कौन है जो कमा रहा है? हम इस बात पर ध्यान देंगे बस। कहाँ कमा रहा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। नेशनल इनकम में हम केवल ये देखते हैं कि कौन कमा रहा है। पर्सन का कंसेप्ट नाइस, याद आ गया तेरे को? इट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सन। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस नेशनल इनकम चैप्टर में जिसने ये पकड़ लिया ना, ये कंसेप्ट पकड़ लिया, वो हो सकता है टीचर की भी गलती निकाल दे, हो सकता है मैं कोई कंसेप्ट में गलती फंस गया हूँ या मुझे लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, उसको तो मुझे भी बता दो अगर तुम्हें अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो। नहीं, गलती निकालने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है कि नहीं आ रहा था, कभी कभार हो जाता कोई सारी चीजें, तो ऐसे किसी को वो नहीं करना हमें। चलो, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन GNP नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, और गिव द रीजन। बेटा यस और नो लिखने के कोई नंबर नहीं होते हैं, नंबर होते हैं उसके रीजंस बताने के। मैं आपको क्लियर बता दूं, पेपर में यस नो लिखकर अपने टीचर से आप लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज में, ठीक है? सर प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन, मेरी तरफ देखो, प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कमा कौन रहा है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कमा रही है ना, तो वो क्या इंडियन रेजिडेंट है? सर नो। आंसर क्या आएगा? बड़ा बड़ा नो। लेकिन रीजन क्या लिखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नो, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। हमारी डोमेस्टिक में उसने प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन दिया, बट कमा कौन रहा है? सर सबसे देखो बड़ा पॉइंट जो आपको पेपर में लिखना है, नॉन रेजिडेंट, ये वर्ड जरूर लिखने हैं, है ना? तो सर ये होगा क्या, किसका पार्ट बनेगा? फीटा का। किसका पार्ट बनेगा? फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। याद रहेगी ये वाली बातें बेटा, लाइन टू लाइन लिख दोगे ना, मैं कह रहा हूँ 6 नंबर में आता है क्वेश्चन। 6 है, क्यों 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, और जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। पहले रिसीव कौन कर रहा बच्चों देखना, सर इंडियन। तो सर ये मोटा मोटी कहीं मर्जी कुछ मर्जी, और क्या रिसीव कर रहा है सर? ये इन्वेस्टमेंट से क्या रिसीव कर रहा है? डिविडेंड। डिविडेंड किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट का। किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट कमा रहा है फॉरेन कंपनी से, तो सर ये आ गया फैक्ट्री इनकम कमा रहा है। कहाँ? बाहर से कमा रहा है, तो किसका पार्ट होगा? फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इट इज अ पार्ट ऑफ फीफा। पढ़ा आपने फीफा बेटा? सर इट इज अ पार्ट ऑफ फीफा। देखो बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ फीफा। यहां तक क्लियर है? तीसरा, सैलरी पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एट जापान टू द लोकल वर्कर। तक इतनी घुमा दी, लैंग्वेज फुल घुमा दी है। अब आप बताओ, ये डिस्कशन का बढ़िया मैटर है। इंडियन एम्बेसी में जो कि जापान में सिचुएटेड है, टू द लोकल वर्कर। हम ध्यान देना, पैसे किसको मिले हैं? अब आप सोच रहे होगे, यहाँ पर तो पैसे इंडियन एम्बेसी को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे किसको मिले? लोकल वर्कर को। लोकल कौन होगा? है कहाँ पर? जापान में है ना, वहां का लोकल वर्कर। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का सॉरी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? चलो देख लेते हैं। सर हाँ, तो यार नो ही नहीं लिखा, बट आंसर विल बी नो। नो। देखो, सैलरी पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एट जापान टू द लोकल वर्कर इज ए फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट। तो किसका पार्ट बनेगा? फीटा का। हमने किसको दे दी? फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। किसको दे दी? फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। इनकम दे कौन रहा है? इंडिया देगा या जापान देगा? कौन बांट रहा है इनकम? इंडिया बांटेगा ना, इंडिया का एम्बेसी है भाई, लेकिन वहां का लोकल वर्कर रखा हुआ है, तो वो किसको दे रहे हैं? हम जब भी हम नॉन रेजिडेंट को पैसे देंगे, ध्यान रखना, जब भी हम नॉन रेजिडेंट को कोई भी फैक्ट्री इनकम प्रोवाइड करेंगे, कोई भी पैसा देंगे, वो सारा किसका पार्ट बनेगा? फीटा का। फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, याद रखना। एंड thus will not be सर ये आंसर will not be included। कितना क्लियर है आपको? ये क्लियर है सारा का सारा? अच्छा, अब एक छोटा सा आप लोग
इसके बाद करेंगे। तो ये महंगे महंगे लैपटॉप में ना बहुत तेज चलता है सब कुछ। दिमाग खराब हो गया तो बस 1 मिनट दे दो, वैसे तुम सबने अंदर में आंसर देख ही लिया होगा। बस 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 और ज्यादा नहीं चला है। ये बहुत इजी है, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फिर आ दिया। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। अब बस आपको ये बताना है कि नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं, है ना। बस इंडियन वर्किंग इन द ऑफिस, सर इसे ये तो पहले ही बता दिया इसने, ये तो हमें पहले पता लग गया। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 था ये। सर इंडियन वर्किंग, सर ये तो पहले पता लग गया। ये जहां मर्जी काम करे, देखो काम क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। सर ये काम कर रहे हैं यूएनओ के ऑफिस में। कहाँ काम कर रहे हैं? यूएनओ के ऑफिस में, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो इंडियन वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यार मैं तो कहता हूँ इंडियन जहां मर्जी काम करे, किसी कोने में काम करे, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट ही रहेगा। बात उसका नाम थोड़ा बदल जाएगा। अब घनश्याम है वो तो घनश्याम ही रहेगा, घंजू थोड़ा हो जाएगा। अब वो माइकल लाल जय किशन तो माइकल लाल जय किशन ही रहेगा, वो माजा के माइकल जैक्सन थोड़ा हो जाएगा। माइकल लाल जैक्सन माइकल जैक्सन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सिंस दे लिव इन इंडिया एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। सर ये क्या बात बोल रहा है? अब मैं आपको बता दूं, रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है। ये कंसेप्ट भी आ गया, जिन बच्चों ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो भी आ गया। एक तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल नानक है, नानक यहाँ का रेजिडेंट कैसे कहलाएगा? पहला तो ये है कि नानक का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन इंडिया, क्लियर है। और नानक जो है 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, लिव्स मोर देन 1 ईयर इन इंडिया। भाई ये 2 कंडीशन का पूरा होना बहुत जरूरी है रेजिडेंटशिप के लिए, ठीक है। तो जब भी आपके लिए कुछ रेजिडेंट है या नहीं है, तो आपको ये 2 पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। इफ द आंसर इज यस, इफ द आंसर इज यस। सेकेंड, इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब उन्होंने वहां पर जाके पेमेंट कर दी। अब ये इंडियन पे कहीं मर्जी चले तो इंडियन रेजिडेंट ही रहेगा, वो है कि नहीं है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में उन्होंने यहाँ पर एक चीज साइलेंट कर दी है। क्या उसने बोला मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 साल से ज्यादा लगेगा या इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां का होगा? जब भी कोई क्वेश्चन साइलेंट होगा, हाँ, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इंडियन ही रहेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। फॉरेन टूरिस्ट who visit India for recreation, holiday, sports, conference, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ऊपर वाले का आंसर क्या था? यस। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो सर जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला नहीं, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, तो आंसर वुड बी यस। अमेरिकन वर्किंग, आगे अमेरिकन, सर आंसर क्या होगा? नो। तो देखो इसके आंसर्स लिखने कैसे वो आप देख लो एक बारी, ठीक है। इंडियन वर्किंग, ये सारे आंसर्स हैं। सेकंड का पढ़ लेते हैं। इंडियन गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज दे लिव इन इंडिया एंड देयर सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन इंडिया। ये 2 पॉइंट लिखने हैं हर एक के पीछे, जैसे होते हैं ना यूनिवर्सल पॉइंट। अक्षित क्या होते हैं? यूनिवर्सल पॉइंट। वो यूनिवर्सल पॉइंट वैसे ही रहेंगे, क्लियर है। ये बात समझ में आई। फिर फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट इंडिया फॉर रिक्रिएशन हॉलिडेज आर द नॉन रेजिडेंट, नॉर्मली दे विजिट टू इंडिया इज अ शॉर्ट पीरियड विजिट, है ना। वो शॉर्ट पीरियड विजिट ही करेगा ना। आप कहीं घूमने जाते तो क्या पूरा साल भर रह करके आते हो? हैं? कोमा लिखेगा ना, फिर वो कोमा में चला गया। देखो बाहर वाला जब यहाँ पर घूमने आएगा, हम ये मान के चलेंगे 3-4 महीने 6 महीने घूमेगा और चला जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा रुक रहा है तो वो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन। आप मेरी बात समझे नहीं? क्वेश्चन साइलेंट है ना। क्या टूरिस्ट वीजा कुछ महीनों का नहीं मिलता है ना। हम ये मान के चलेंगे टूरिस्ट वीजा कुछ महीनों का ही मिला है यहाँ पर। अगर ज्यादा का चाहिए तो वो स्पेसिफाई करेगा इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? वो लिखा पड़ा, वो ज्यादा का तो हमारा रेजिडेंट हो जाएगा। और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है यहाँ पर, यही सेविंग कर रहा है, कंजम्पशन खर्चा सब यही कर रहा है, तो सर कमाएगा पैसा। अगर यहाँ पर कोई फॉरनर आता है, मान लो 1 साल ज्यादा रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाई कर रहा है, तो हमारा रेजिडेंट हो गया। आई बात समझ में?
सिटीजन और रेजिडेंटशिप अलग अलग कंसेप्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ, वो लीगल कंसेप्ट है सिटीजनशिप, और ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है रेजिडेंटशिप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आप क्या करना है, आपने फटाफट से अपने सबने अपनी नोटबुक निकालनी है, अगर आप लाए हो तो उम्मीद करता हूँ आप लाए ही हो। और जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है ना भैया, वैसे वैसे करना है। एक तो ये ना, ये देखो, आपको मैं ये दे देता हूँ। अब आपको दिख रहा है? आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा? एक तो ये बहुत फास्ट चलता है। दिख रहा है अब आपको?